Good afternoon, all of you. Respected principal sir, learned teachers. We all know that we are assembled here for a CBSE training. Joyful Mathematics. CBSE ये ट्रेनिंग हम लोगों से जो करवा रही है, इसका पर्पज एक दूसरे के अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करना है और किस प्रकार से अपनी टीचिंग लर्निंग स्किल्स को हम लोग और ऊपर लाएं और सभी प्रकार के बच्चों को हम लोग का पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छे तरीके से समझ आया, इसलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लोग बीच की जा रही है। तो आज का जो शीर्षक है ट्रेनिंग का वो है जॉयफुल मैथमेटिक्स। खुशी के साथ मैथमेटिक्स किस तरह से पढ़ें और पढ़ाएं, इसका मेन उद्देश्य यही है। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आधुनिक दुनिया की तरफ ज़्यादा चले जा रहे हैं। जैसे आधुनिकता जैसे मान लीजिए कि मोबाइल, टीवी और भी इन दो गेम से ज़्यादा लोगों को वो प्रभावित है। 24 घंटे फेसबुक चलाना और भी चीज़ें, तो इस तरह से उनका रुचि जो है पठन पाठन में बहुत कम रुचि रखते हैं और अधिकतर मैथमेटिक्स से तो काफ़ी बच्चों को जो रुचि जिसको आ गया जिसको इसमें रुचि आ गया जो उसको आनंद आने लगा वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो पढ़ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिसको इसमें रुचि नहीं आती है तो वो चाह के भी इसको नहीं पढ़ता, क्योंकि ये मैथमेटिक्स सीखना ये एक कला है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप चाहें कि एक ही दिन में कोई चीज़ जो मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट एक ही दिन में अगर सीख ले तो ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए हमको निरंतर प्रतिदिन एक एक स्टेप, जैसे सीढ़ी से हम लोग छत पे चढ़ते हैं उसी प्रकार एक एक स्टेप इसके लिए चढ़ना पड़ेगा और इसी प्रकार से बच्चों को, छोटे बच्चों को एक एक स्टेप उनको बताना पड़ेगा, तब वो हम लोग के साथ सामंजस्य बैठा के हम लोगों की बताई हुई बातों को अपने ऊपर लागू करेंगे और फिर वो अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ पाएंगे। तो चूँकि कुछ बच्चे जो है सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो हट रहे हैं, जैसे हमने कई बार कुछ बच्चों से पूछा कि भाई आप जो है आगे चल के क्या करना चाहते हैं, आजकल के दौर में तो 25-30% के बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स तो बड़ी दिक्कत है इसलिए हम बायो ले लेंगे। तो बच्चों को चूँकि हम लोग टीचर्स की जो लेवलिटीज है कि समाज को यही निर्माण करता है, समाज का निर्माण एक टीचर ही करता है, तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा सामंजस्य हम लोग बैठा रहे। हमको तो पता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें आगे कोई भी कार्य करें तो उसमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता निरंतर पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो समाज में किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ मैथमेटिक्स है, आर्ट से जुड़ा है, संगीत से जुड़ा है। आप कॉमर्स पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, तो उनको कैसे बताया जाए कि भाई आप चाहो के भी उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो इस तरह की कमियां उनके अंदर ना रहे, वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ें, लेकिन इसमें भी निरंतर वो आगे बढ़ते रहें, इसको भी पढ़ते रहें। इसलिए हम लोग हैप्पीफुल मतलब इंजॉय बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट जगाएं, थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझें। इसके लिए हम लोग को आज ये जॉयफुल मैथमेटिक्स पे चर्चा करनी है। पहले जॉयफुल मैथमेटिक्स, जॉय और मैथमेटिक्स ये दोनों चीज़
आनंद भी हो और मैथमेटिक्स भी आए उनको। ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन ले करके और हम लोगों को इसकी शिक्षा दीक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। इसके लिए तो सबसे पहले अगर हमको जॉय मतलब हैप्पी, खुश क्या है? खुशी। खुशी क्या है कि जब ये हमारे मन का एक सिस्टम है, जो अगर मन हमारा कभी खुश हो जाता है कभी दुखी। जैसे पहले रेडियो का जमाना हुआ करता है, तो जब हम लोग रेडियो पढ़ते थे, सुनते थे, कभी उसको किसी दूसरे स्टेशन पर लगा दिया गया, वहाँ का समाचार देने लगा, कहीं और स्टेशन पे भी लगा दिए, संगीत प्रोग्राम आने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारा मन है। मन को हम जिस तरीके से जहाँ उपयोग करेंगे, हमारा मन उसी प्रकार से उसी विषय में रुचि लेना शुरू कर देगा। तो पहले तो हमारी आत्मिकता, मतलब हम खुद को प्रसन्नचित रखें, अपने कार्यों से पूर्ण संतुष्ट रहें, हमेशा अपने अंदर एक खुशी का माहौल बनाए रखें। क्योंकि जब हम घर से मान लीजिए चलते हैं पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है रास्ते में। घर पे ही मान लीजिए किसी दिन भोजन बना, नमक ज़्यादा हो गया, अगर हम किसी को कुछ बोल दिए, क्योंकि जॉयफुल है, तो मैंने ये अब वो सारी चीज़ें रास्ते में कैसे आ पाए, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हमको एक अलग तरफ रख करके, और जब हम अपने कक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय अपने मन को काफ़ी प्रसन्नचित रखना पड़ेगा। सभी के साथ परेशानियाँ हैं, दिक्कतें सबके साथ हैं, लेकिन ये जो हमारा जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन से हमको काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रेम करना पड़ेगा कि हमारा टीचिंग जो है सबसे बड़ा चीज़ है, इसी से हम लोगों का सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा निर्भर होकर के और इसी के बारे में ज़्यादा सोचना ही अच्छा रहेगा। और हम, क्योंकि जब हम क्लास में जो ही इंटर करते हैं, बच्चे हमारी एक्टिविटी को देख के हमसे ज़्यादा समझ जाते हैं कि सर आज किस मूड में। तो हम किसी अगर टेंशन मूड में हैं तो डर जाते हैं, कुछ बोलेंगे, वो कहेंगे कि भाई सर कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर हम काफ़ी सुस्त महसूस कर लेते हैं आपको, तो बच्चे हमसे पहले वो कहते हैं ऐसा है कि आज सर रहने दीजिए, आज कुछ थके हुए लगे। और वही अगर उत्साहपूर्वक हम बच्चों के पास जाते हैं तो उनको आभास हो जाता है कि सर आज पढ़ाएंगे, और वो भी अपने आप को हम लोग के साथ पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से जब भी हम क्लास में पहुंचते हैं तो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो जॉयफुल होना चाहिए। क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो पहले तो आप जॉयफुल बनाइए, आप इनर्जेटिक क्लास में हम लोग पहुँचे। जब हम क्लास में एनर्जेटिक पहुँचेंगे, बच्चे भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे, और जो कुछ भी चीज़ें हम उनको पढ़ाने जाते हैं, तो किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं, वो कुछ बच्चे होते हैं बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं। तो यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं और उस टॉपिक को एवरेज बच्चों के हिसाब से लिख सकते हैं, तो उसमें हमारे बिलो एवरेज जो बच्चे हैं वो छूट जाते हैं और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको जब समझ में नहीं आएगा इससे जॉय हमको मिलता कहाँ से। जब जॉय हम जब कोई चीज़ पाते हैं तो हमको खुशी होती है, कोई गिफ्ट दे दिया तो काफ़ी खुशी होती है, कोई चीज़ हम करना चाहते हैं उसमें सफलता मिल गया तो काफ़ी खुशी होती है। इसी प्रकार सीखने की भी प्रक्रिया है। मान लीजिए कि कोई ऋषि महात्मा तपस्या कर रहा है, जैसे जैसे उनको ज्ञान बढ़ेगा आंतरिक खुशी होती है। तो जब बच्चों को भी इसी प्रकार की जो खुशी जब पढ़ने से जब उनको मिलने लगेगा, पढ़ाई से जब उनको आनंद आने लगेगा, तो वो उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू होगी, और उससे जो कुछ भी हम लोग उनको पढ़ाएंगे तो उनके
दिमाग में ये चीज़ें आने लगेंगी और वो जो भी हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को कॉन्सेप्ट से, तो हम जब एवरेज बच्चों के हिसाब से अपने सिलेबस को शुरू करते हैं तो वो बिलो एवरेज वाले बच्चे छूट जाते हैं। तो कोई भी अगर मान लीजिए कि हम टॉपिक जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या पहले पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल करके और उसको जीरो से शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम बिलो एवरेज बच्चों को लेकर जब चलेंगे तो उसमें जो एवरेज बच्चे हैं उनको तो समझ में आएगा, वो अच्छा समझ में आएगा, वो अच्छा रिप्लाई करेंगे, और जो हमारे जो एवरेज बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा और क्लास कंट्रोल रहेगा। उसमें सभी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं, तो कंट्रोल रहेगा। और उसके बाद से जब बच्चे जब वो अच्छे से पढ़ करके जब वो एवरेज पर आ जाए तो उनकी जानकारी आप समझ जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि ये बच्चे अब एवरेज बच्चों के जैसे रिएक्ट करने लगे हैं। उसके बाद से हमको क्या करना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ऊपर तक, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं और हमको नंबर के बारे में बताना है, तो नंबर के बारे में यदि हमको बताना है तो सबसे पहले हमको उनको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कुछ करके कि जो सोचने पे वो मजबूर हो, मतलब कुछ सोचे उसके बारे में। ठीक है, जैसे हमने उससे प्रश्न कर दिया कि बेटा ये बताओ कि मान लो कि कभी नंबर की किसी को जानकारी नहीं है तो वो किस प्रकार अपनी चीज़ों को संभालेगा। मान लीजिए कि पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो गाय भैंस बकरियाँ रखते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं हुआ करता, तो वो किस तरह से अपनी चीज़ों को, कैसे उनको पता चलता होगा कि कितनी हमारे पास बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं या कितनी पशु हमारे पास इसमें है। तो उस समय बच्चे सोचने लगते हैं क्या बताएं, और फिर उनको कुछ बच्चों से पूछेंगे, वो खुद ही बताएंगे कि सर एक तरफ अपना सर लेके जाते होंगे, दूसरी तरफ अपना एरिया बांट लिए होंगे, कुछ भी करते हैं। उसके बाद तब हम बताएंगे भाई देखो पहले किसी से ज्ञान नहीं था तो लोग कंकड़ लिया और उस कंकड़ को जब वो साइड में जब शाम को जब अपने भेड़ बकरी को लेके आते थे तो एक जब अंदर जाती थी तो एक कंकड़ किनारे रखते थे, दूसरी गई, दूसरा रख दी, तीसरी गई, तीसरा, इस प्रकार से वो सिस्टम बनाते थे और दिखाते थे कि इतने कंकड़ हैं। धीरे धीरे सिस्टम चलता गया, जब लोगों को जानकारी हुई नंबर के बारे में सब काउंटिंग शुरू कर दी, तो फिर 1 2 3 1 2 3 का ज्ञान हुआ, फिर 0 का ज्ञान हुआ धीरे धीरे, तो लोगों ने काउंटिंग शुरू कर दी। इसके बाद हम बताएंगे कि मान लीजिए कि जब उन लोगों को और इसी को प्राकृतिक संख्या बताएंगे, तो इस प्रकार जब हम बताएंगे तो बच्चे उत्साह होकर के जाकर इसको सीखेंगे। तो इसको जयपुर सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम इनको कोई कॉन्सेप्ट देते हैं तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जयपुर लर्निंग। आउटडोर, इसके बाद है आउटडोर मैथमेटिक्स। व्हाई इज आउटडोर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट? तो आउटडोर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? एन आउटडोर मैथमेटिक्स एक्टिविटी विच practitioners could use to order to encourage group work is a treasure hunt activities, such as this enable the children to explore their curiosity, develop team building skills, further change their mathematical development, and also gives them a great sense of independence. Means जब बच्चों को आउटडोर मैथमेटिक्स मीन्स बाहर की चीज़ों को हम बच्चों से रिलेट करें। जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, हिंदी वगैरह, इसमें बच्चे अपने आप को सब्जेक्ट से रिलेट कर लेते हैं।
इजीली वो रिलेट हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को अपने आप को मैथमेटिक्स से रिलेट नहीं कर पाते। तो उनको रिलेट करने के लिए सपोज दैट बताएं कि देखो, वो कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का यूज़ कहाँ है, सब बताइए, ये जो पढ़ा रहे हैं ये इसका क्या होगा। तो मीन्स मैथमेटिक्स का यूज़ उनको बताएं। मान लीजिए कहीं बिल्डिंग बनना है सपोज, तो हाँ आर्किटेक्चर जो कुछ भी करता है उसके जो भी मेजरमेंट्स हैं, जैसे उसके रूम हैं, तो वो सारा उसमें लेंथ मेजर करेगा, ब्रेथ, हाइट, और उसके जो वॉल्स, तो उनको ये बताया जाए, उनको ले आके दिखाया जाए कि देखिए बिना मेजरमेंट और बिना मैथमेटिक्स के कहीं कुछ है नहीं। जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है सब टोटली डिपेंड करता है इस पर मैथमेटिक्स पे। तो उनको कॉन्सेप्ट दिया जाए, अब उनको कहा जाए कि आप एक क्यूब बनाइए, क्यूबॉइड बनाइए। तो क्यूबॉइड को हम जैसे कि मान लीजिए कि रूम है, इससे हमने जोड़ दिया, ये क्या है, क्यूबॉइड। बच्चों को बताएं कि ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड है तो यहाँ वाल बनाए गए हैं, वाल को अगर हम एक तरफ से काट के उस तरफ से निकालें तो वो भी एक क्यूबॉइड का ही सिस्टम है, क्यूबॉइड ही है ना। अब हम कहें कि अगर मैथमेटिक्स नहीं होगा तो किस तरह से हमको पता लगेगा कि इसमें कितने मतलब ईंट लगेंगे, मोर्चा कितने लगेंगे, इसमें इसका लेंथ कितना होना चाहिए, कितना ब्रेड होना चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी सिस्टम जब हम लोग बनाते हैं, कोई घर कोई निर्माण होता है, तो उसमें सारे जो उनकी रूम्स होते हैं, बेडरूम्स और भी सारे रूम जो होते हैं, पूजा का रूम बनाया जाता है, सीढ़ी, उनके लिए सही मेजरमेंट करना, ये बिना मैथमेटिक्स से संभव नहीं है। उसके बाद से अगर हम उनको देते हैं कि क्यूब बनाइए, अब उनको जो बताएंगे मान लीजिए कि, तो अब छोटी छोटी चीज़ें से पहले उनको क्या करेंगे, हमने रिलेट किया दैनिक जीवन से, उनको भी सब्जेक्ट से जोड़ा, मैथ्स को सब्जेक्ट से जोड़ा। उसके बाद बच्चों को छोटे स्तर से जोड़ा, जैसे हमने कहा कि भाई चलो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, अब बताइए कि एरिया और क्या होता है। एरिया मैंने कहा कि जैसे वॉल होता है तो वॉल में तो एरिया हो, तो एरिया क्या होता है छोटे बच्चों को होगा, ठीक है। तो अब बच्चे कैसे एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, एरिया क्या होता है। मैंने कहा कि चलिए इस ये जो दीवार बना है इसका लेंथ है 3 मीटर, सही लेंथ, और 5 मीटर और हाइट जो है 3 मीटर है। तो इस वॉल का एरिया कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हम कहते हैं किसी बच्चे को, तो सबसे पहले उस एरिया को समझने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि ये आखिर एरिया होता है क्या। काफ़ी बताने के बावजूद भी बच्चे इस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा दिया कि जो एरिया लेंथ दिया उनको कहे कि 5 मीटर है, ये मान लीजिए कि 5 मीटर लेंथ है इसका और 3 मीटर इसका हाइट है। तो ये वाल जो बनेगा, तो पहले हमने क्या किया कि इसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया, 1 मीटर का, तो 3 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। और इसके बाद कहा कि बताइए इसमें 1 मीटर जितना भी जो भी यूनिट है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ के कितने स्क्वायर इसमें बनेंगे। बच्चों को दे दिया, क्लास 6 के बच्चे, ठीक है। जब उनको दे दिया तो अब सबसे कहा कि भाई आप खुद ही इस पे स्क्वायर बनाओ, कितना स्क्वायर इसमें बन रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि इस दीवार का एरिया निकालना है, इसलिए बच्चे काफ़ी उत्साहित रहेंगे, कहेंगे भाई सही बात है, देख लिया कैसे किया। तो वो अपने चूंकि हमने ऐसा मेजरमेंट दिया ना, वो अपने हिसाब से बनाते रहेंगे ऐसे, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, ठीक। तो हम सबसे कहेंगे भाई गिनो कौन कितना बनाया है। तो कुछ बताएंगे कि हमारे में 25 बना है सर, कोई कहेगा हमारे में 20 बना है, कोई कहेगा हमारे में 30 बना है। तो उनके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट तो होगा नहीं। तब हम उनको बताएंगे कि देखो बेटा, अगर हम इस तरह से लाइन में खींच देते हैं ऐसे,
अब उनको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने स्क्वायर छोटे छोटे बने, 1 2 3 4 5। ऐसे हम काउंट करके बताएंगे कि ये 15 स्क्वायर बने। कितने बने? 15 स्क्वायर बने। अब वो बच्चा एरिया के कॉन्सेप्ट से काफी वाकिफ हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि एरिया क्या होता है। वो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होंगे यही उसका क्या होता है, एरिया होता है। अब उनको बताएंगे बेटा देखो यहाँ पे यदि सेंटीमीटर होता तो हम छोटे स्क्वायर बनाते, सेंटीमीटर होता तो छोटा स्क्वायर बनता। मीटर हुआ, अब एरिया डिपेंड करता है कि कितना प्लॉट नापना है, दीवार नापना है कि एक पेज नापना है, ये सारे एरियाज होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को बताएं तो बच्चे इससे आनंदित भी होंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैं एरिया जब बताया, अब हमने बताया कि भाई देखिए अब ये आपको हमारी क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 8 की बात ली है तो वहाँ पे बच्चों को फार्मूलों को याद करना पड़ता है। तो जब फार्मूलों को याद करना पड़ता है तो कई बार बोर होते हैं, सर कैसे इतना याद होगा। तो हम बच्चों को बताइए बेटा फार्मूला याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होंगी उसको याद करना पड़ेगा और आप इसको समझ लीजिए तो आप स्वतः याद कर जाएंगे। जब आप जैसे मान लीजिए कि हमने कीवर्ड की बात की थी, ये रूम है, अगर हम ये इसका लेंथ हाइट है और ये लेंथ है तो इधर का एरिया अगर निकालते हैं तो ये एल इंटू बी हो गया, एक वाल का एल इंटू बी होगा और आइडेंटिकल है, जितना उसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा। मीन्स हम तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल का एरिया तो लगभग बच्चे समझ जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ में ऐसे बना देना है, ऐसे स्क्वायर के टेबल में उसे पता चलेगा कि एरिया हमारा इस तरह से फाइंड होगा। तो ये आइडेंटिकल है, अगर इधर लेंथ इंटू ब्रेथ किए तो इधर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट किए तो इधर भी लेंथ इंटू हाइट होगा। अगर दोनों को मिला दिया है तो 2 लेंथ इंटू हाइट होगा। इसी तरह अगर फ्रंट का देखा जाए तो ये हाइट है और ये ब्रेथ, तो हाइट इंटू ब्रेथ हो जाएगा इधर का, और जितना इधर होगा उतना उधर का होगा। और एल इंटू बी, एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है एक ऊपर, तो एल इंटू बी, तो 2 एल इंटू बी 2 बी एच और 2 एच एल, उसमें से काम ले लिए एच तो आपका 2 एल बी बी एच एच एल हो गया। यानी कि पूरे रूम का एक आपका ये कितना सरफेस एरिया, और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब मान लीजिए कि हम लोग वाल को पेंट कराते हैं, दीवार को बनवाते हैं, कितना एरिया हमको, या किसी नीचे हम मान लीजिए कि कोई चीज़ खरीदने जा गए, बच्चों को बचाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि दरी आप खरीद लाइए, तो आप वहाँ जाके आपको क्या बताएंगे किसी दुकानदार। तो इसी के लिए यूनिवर्सल पैमाना बनाया गया है और वो बच्चे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि जिस तरह से अन्य विषयों में वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाए, उसी तरह से इसमें भी मैथमेटिक्स में भी अपने आप को सब्जेक्ट से रिलेटेड करके और सब्जेक्ट को समझ के इसका कहाँ उपयोग है और आनंदित होकर के इसको पढ़ें। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास में बैठा है, जैसे क्लासेस में पढ़ा रहे थे, हमने ऐसे बताया, तो कहा कि सर मान लीजिए कैसे तो बना दिए। अब मान लीजिए कि जब कोई गोल रहे तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि गोल आ गया तो उसका एरिया हम कैसे करेंगे, उसमें कैसे पता चला क्या स्क्वायर बनेगा, बच्चे पूछ देते हैं। तो एरिया जो मान लीजिए कि सर्कल है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को बनाना पड़ेगा। अब हम एरिया हमने कहा देखो पहले आप सर्कल समझो कि होता है सर्कल। तो बच्चों को जब हम पढ़ाएं तो उसमें लेटेस्ट जो मतलब कॉन्सेप्ट जो लेटेस्ट अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दीजिए, ताकि बच्चों को पुरानी चीज़ें पढ़ के वो वही बोल। तो इसलिए जो कुछ अलग चीज़ें बताएंगे उसमें और रुचि करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तालाब में तुम लोग कंकड़ मारे हो, वैसे कहा कि हाँ सब अपने हम कहें वहाँ पे तरंग जो उठता है ऐसे पानी जो तरंग उठता है वो कैसे होता है बताया, सब ऐसे गोल होता है। तो हमने कहा कि देखो
उसमें देखो बढ़ता रहता है और जैसे चारों तरफ बढ़ेगा, चारों तरफ बढ़ेगा, तो वो क्या होता है, हमने कहा देखो इसका एरिया दूसरे तरीके से निकाला जाता है। इसके एरिया को हम लोग जब सर्कुलर हो जाएगा तो इसके एरिया को दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो वो जो सर्कल है मानिए, अब उस सर्कल का जो एरिया जो ऐसे बढ़ रहा है वो उसमें एक डायमीटर, हमने कहा कि देखो अभी बताओ कि आपके घर में कितने लोग क्या इस तरह का जंगला है, ऐसे किसी ने कहा सर हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन उसके यहाँ है। कहाँ लगा है ये? किचन में लगा है, हमको ऐसा लगा है। तो कहा हमें बताया देखो ये जंगला है ना ऐसे, तो यही सर्कल है, सर्कल इसी को बोलते हैं। और जिसमें रंग लगे हुए हैं इसी को कार्ड बोलते हैं। आज जो सबसे बड़ा वाला कार्ड है जो सेंटर मतलब बीच में जा रहा है वही डायमीटर होता है। वो क्या होता है, अब वो बच्चा जब जंगले में जब देखेगा तो हमेशा उसे याद आएगा कि भाई ये सर्कल है, सरल से बताएं। तो बच्चे अपने आप को, अब जैसे मान लीजिए हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो बताएं कि रेक्टेंगल ये जो जंगला है, ये क्या नाम है, जो फाटक है, ये सब रेक्टेंगुलर है। तो वो जब जाएंगे घर पे तो उनको इन चीज़ों को अपने आप को उससे रिलेट रखेंगे तो उनको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं कि दो सेठ था, जैसे उनके पापा थे, मामा थे, तो समझ जाते हैं कि हमारे जैसे पापा है वैसे उनके मामा होते हैं। लेकिन हम मैथमेटिक्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग टू द पॉइंट जो पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब हमने बताया कि देखो ये रेंज होता है और ये जो डायमीटर जो इसका होता है ये जैसे जैसे बढ़ेगा, ये इसका जो ये सर्कुलर जो ये फिगर है जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से ही डायमीटर बढ़ता है। हमने कहा कि देखो घर में जाना तुम, एक जो सर्कुलर कोई पार्ट होगा उसमें एक रस्सी धागा है लगाना, धागा कैसे नाप लेना, धागा कैसे नाप लेना कितना दूर है, या घर में बहुत सारे बर्तन हैं और एक धागा तुम बीच से ऐसे नापना, ठीक। अब दोनों को तुम डिवाइड करना, जब तुम डिवाइड करोगे तो जो भी आए, अगर नहीं समझ में आता है तो मोबाइल से उसको डिवाइड कर दो, तो उसको डिवाइड करोगे तो हमेशा 3.14 आएगा। उसको जब आप डिवाइड करोगे तो सदैव उसमें क्या आएगा 3.14, और कल आके हमको बता, तो वो जो 3.14 होता है इसका जो रेशियो होता है, ये जो बढ़ा ये भी बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा 22/7 होता है। यानी कि अगर टेबल है तो 22 है पक्का है, अगर ये 14 हुआ तो 44 हो जाएगा। तो वो जो सर्कुलर जो तुम कह रहे हो कि एरिया जो बढ़ रहा है, अब हम कैसे उसको मेजर करेंगे, उसी की ये मशीन ये बनाई गई है। वो तुम्हारा जो सर्कुलर पार्ट जो थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, उसको ले आके जगह स्क्वायर बना देगा। तो इसको बताया कि ये क्या होता है, और इसी को बोलते हैं पाई। पाई जो होता है वो रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर पे सर्कल। 3.14 जब इसको डिग्री में मेजर करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से जब अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो जॉयफुल खुश होकर के चीज़ों को समझेंगे, और भी इस प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट को जो है, अब इसके बाद आउटडोर मैथमेटिक्स, हाउ डू वी टीच मैथ आउटडोर। पहला है फाइंड ए मैथ्स कनेक्शन। पहले क्या है, हम मैथ्स को किस तरह से आउटडोर पढ़ाएं। जैसे चेक आउट ऑफ आवर फेवरेट आउटडोर मैथ्स एक्टिविटी। पहले तो हमें देखें कि आउटडोर मैथमेटिक्स सबसे बढ़िया हमारा क्या है, एंजॉय विथ योर प्राइमरी स्कूल क्लासेस। और छोटे बच्चों को अगर आउटडोर मैथमेटिक्स बताया जाए तो वो सबसे ही इम्प्रेसिव होगा। मोस्ट ऑफ दिस इंटायर एडप्टेबल फॉर एनी ईयर फ्रॉम रिसेप्शन अपवर्ड। तो आउटडोर मैथमेटिक्स मीन्स अगर मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं
जैसे कि प्रिंसिपल सर के पास हम गए थे, मैं भी एक लड़के छोटा लड़का लेके सर निकाले एक चॉकलेट उसको दे दिए। सर एक चॉकलेट निकाले उसको दे दिए। अब बोले कि बताओ कितना है ये? बोलो और चाहिए। अब वो छोटा बच्चा ऐसे सोच रहा है कि क्या बोले चाहिए नहीं चाहिए। हाँ बोलो कितना चाहिए? 1 2 आता है ना, गिनो। वो गिनना शुरू किया 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। तो उसके अंदर एक, अब उसको जब बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए, मान लीजिए उसको चॉकलेट दिया गया, उससे पूछा जाए बेटा बताओ कितना और चाहिए, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि किस तरह से बताएं, कि अपनी फीलिंग्स को किस तरह से, मतलब किस तरह से हम इनको बताएं कि हमारे कितने हैं। वो पहले तो छोटे बच्चे हैं तो बताते हैं नहीं तरह से बताते हैं ना कितना दोस्त है ये आता है, ठीक। तो वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते, लेकिन जिज्ञासा होता है कि बताओ, तो अब बताएंगे कि कितने, ये और ये, उसका नाम बताए तो बताए हाँ 2 बच्चे 2 हैं। ये सिस्टम हो गया जिससे छोटे बच्चों को खिलौने दे करके उनको बताया जाए कि बेटा बताएगा करके कि ये कितने खिलौने हैं आप, तो वो उसको बताएगा और उसको आनंद पूर्वक जो भी हम बताएंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसमें वो एंजॉय करेगा। और भी मान लीजिए उससे बड़े स्तर के जो बच्चे हैं, एक हमने वीडियो देखा था जिसमें एक प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ाया जा रहा है, तो वो डांस के साथ बच्चे जो है खेल विधि जिसको कहते हैं लर्निंग के लिए, तो खेल विधि में अंगद सर साहब बताइए कि खेल विधि से किस तरह से बच्चों को केवल किस तरह से होता है। क्रिकेट ही खेल रहे हैं, क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में बच्चों क्रिकेट तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो तय होता है। बच्चा बताएगा कि हाँ 11 होती है एक टीम का, दूसरा उसी तरह खो खो में कितना टीम के खिलाड़ी होते हैं तो बताएगा 7 खिलाड़ी बैठते हैं 7 टीम का। तो इस तरह से खेल खेल में भी बता सकते हैं हम लोग। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए। छोटे बच्चे के लिए अब टॉयज़ कितना है आपका, काउंट करके बताओ, गिनती आती है तो काउंट करता है इसको। कॉपी कितनी है क्लास में ये भी पता लगता है, कॉपी कितनी है, स्टडी मटेरियल, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, आपके क्लास में कितने टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो वो बच्चा उस पर फोकस करेगा काउंटिंग के लिए और उसको इंटरेस्टेड होगा। अब जैसे मान लें सर ने बताया कि कुछ एक्टिविटी करा करते हैं, तो उसी तरह से आउटडोर एक्टिविटी हम कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, उनको हम किसी फील्ड में ले गए या फिर क्लास में एक सर्कल बनाया और हमने कहा कि बाबू सर्कुलर शेप में आप लोग सब खड़े रहिए, ठीक। तो बच्चों को पहली बार तो हमने सर्कुलर शेप बना के दिखा दिया कि बेटा ऐसे खड़ा होता है। फिर दोबारा जब उसको बताएंगे कि सर्कुलर शेप में आप खड़े रहिए, तो वो समझ जाएंगे कि सर्कुलर शेप किस तरह का होता है। हम कहेंगे बेटा ट्रायंगुलर शेप में आप खड़े रहिए, ट्रायंगल के जैसे, तो समझ जाएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, किस शेप में खड़ा होता है। कुछ कई जगह होता है कि पहले हम लोग पढ़ते थे जब, तो 2 पीरियड हम लोग अब लास्ट में पढ़ा बताया जाता था। वो पढ़ा एक लड़का पढ़ता था, फिर दूसरा पढ़ता था, फिर तीसरा पढ़ता था, ठीक। और एक हमने वीडियो भी देखा था, उसमें जो है कुछ बच्चों को बताया जा रहा है कि आप एक सर्कल बना के सब बच्चे खड़े हैं, बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ है और सारे तालियां बजा रहे हैं और बच्चा नाच के 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे गा के वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो होता है बच्चों को, और बस वही अब एक 2 का टेबल पढ़ाया, फिर लाइन में अपने आप खड़ा है, अब फिर दूसरा आया और दूसरा आया, फिर से वो अपना टेबल पढ़ाया, 3 का टेबल बोला और लगातार ऐसे पढ़ रहे हैं 2 1 जा 2 2 जा 4 रिदम में सारे बच्चे उसमें। तो इस तरह से बच्चे जॉयफुल जो है पढ़ रहे हैं, सब खुश हैं और सीख भी रहे हैं। और वो चूँकि उसमें कंसंट्रेशन बच्चों का काफ़ी 100% रहता है, किसी भी प्रकार का फियर नहीं रहता है, जॉयफुल रहता है और सीखने की एबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आदमी डरा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं
ठीक, अगर अचानक कोई चीज़ आ गया है, हम डर गए पहले, तो डर जाएंगे तो आधा तो मतलब कि 90% हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है। एक्सीलेटर कम करना है, वहाँ आधी हो जाएगा। ब्रेक दबाना है तो पता चला क्लच हो जाता है और फ्री हो जाती है। तो डर वहाँ ख़त्म हो जाता है और बच्चों की 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति होता है और खुशी खुशी पढ़ना शुरू करते हैं। और सभी तो इस तरह से अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो जॉयफुल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है जॉयफुल मैथमेटिक्स में पहला है फाइंड ए मैथ्स कनेक्शन। पहले मैथ्स कनेक्शन मतलब कि मैथ्स को सिस्टम से जोड़े, मतलब कि दैनिक जीवन से उसको जोड़ के, ठीक। अब मान लीजिए कि एक चार्ट पेपर लिए, चार्ट पेपर पे थोड़ा बड़े बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 4th-5th के हैं, ठीक। तो चार्ट पेपर पे हमने एक बना दिया, वो क्या नाम है, इस तरह से बनाया, ऐसे एक से बना लिएगा। इसमें कुछ हमने नंबर्स लिख दिए, डिजिट लिख दिए, जैसे 1, 2, 5, 8, 9 इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद से एक कंकड़ कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया, 4-4 बच्चे का ग्रुप ऐसे बना दिया और सबसे कहा कि हम अब सबको 4-4 मौका या 5 मौका दे रहे हैं, आप अपना लक्ष्य देखो और कहें कि कंकड़ आंख बंद करके इसमें डालना है और किसका कितना पॉइंट आया है वो लिख करके अपना रखेगा, चारों अपना सिस्टम बना लीजिए। तो जब बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा गया है, जैसा कि हम तो जानते हैं कि जो भी नंबर्स बना है वो 1 to 9 डिजिट से ही बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो अब बच्चों को ये जब वो अपना कंकड़ डालेंगे, किसी का इसमें आ गया तो 12 लिखना सीखेगा कि हमारा 12 आया तो फर्स्ट आएगा। दूसरा मान लीजिए किसी का 9 आ गया, वो 9 लिखेगा। और भी तो पहले हमने 1 डिजिट दिया, फिर 2 डिजिट दे सकते हैं, फिर 3 डिजिट के नंबर्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक, 4 डिजिट के डाल सकते हैं। तो बच्चे जो है इस तरह से यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, तो कुछ बच्चों को जो पढ़ने की जो समस्या है वो जॉयफुल वो सीख भी लेंगे और खुशी के साथ वो सीख सकते हैं, हंसी हंसी ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। और 2 प्लेस डिजिट, 3 प्लेस डिजिट और क्या है उसका जो है प्लेस वैल्यूज वगैरह है, जो प्लेस वैल्यू हम लोग पढ़ाते हैं, ये जब सिखा देंगे तो उससे उनको सिखाना और इजी हो जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जब लिखना जान जाएंगे, उसको समझना जान जाएंगे, उसको जब हम ऐड करके बताएंगे, अगर किसी का नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, वो अपोज करने लगेंगे। ये तो अगर इस तरह से हम लोग अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा और जॉयफुल सीखेंगे और यही जॉयफुल मैथमेटिक्स है। इसके बाद है प्लेग्राउंड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चों को एक डाइस दे दी, डाइस जो होता है वो मैथ्स का एक आर्ट होता है, डाइस जिसमें गुट्टी होता है, लड्डू गोटी, ठीक। तो लड्डू गोटी जो होती है उससे हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये क्या है, क्यूब है, इसमें 2 फेसेस जो जुड़ रहे हैं उसको एज बोलते हैं, ठीक, 2 फेसेस जुड़ रहे हैं उसको एज बोलते हैं। उसमें प्लेन स्क्वायर्स बने हुए छोटे छोटे, बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये क्या होता है, स्क्वायर्स होता है, ठीक। उसमें जो पॉइंट जो दिए गए हैं वो उससे बता सकते हैं कि ये जो 1 1 लिखा है, इसमें एक जो बिंदु दिया गया है वो ये 1 है, ये 2 है, तो उसको धीरे धीरे उसको ज्ञान होगा कि ये क्यूब क्या होता है। और पॉइंट का भी काउंटिंग का छोटा मोटा जो 2-3 के बच्चे हैं उन सबको भी पता चलेगा कि मतलब ये क्यूब है, इसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, उसको काउंट करेंगे, ठीक। उसके बाद है गेट द चाक आउट। अब चूंकि हम लोग हमेशा चौक से पढ़ाते हैं, चौक और पेपर यूज करते हैं, अब इसमें कई बार हम मतलब कि बिना चाक का भी और बिना किसी बोर्ड के भी, बिना बोर्डिंग के अगर टीचिंग हम करते हैं तो वो भी जरूरी है। जैसे किसी बच्चों को बता दिए, पेपर दे दिए, बेटा इस तरह का बनाओ, ऐसे तुम सेप बनाओ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दे दिए कि इस तरह का आप सेप बनाइए ऐसे,
एक शेप बनाइए ऐसे, तो बच्चा समझ जाएगा कि वो क्या है, ये रेक्टेंगल है। इस तरह का शेप वो बनाएगा। मान लीजिए बच्चे को कहते हैं ये क्या है, इसे क्या है, ये है, ये हो गया सिलेंडर। ठीक, ऐसे बता दें इसको कि क्या है, सिलेंडर, वो बताएगा सिलेंडर है। ठीक, इसमें ये देखो, अगर इसको ऐसे इधर से रख देते हैं ऐसे, तो इधर भी एक प्लेन बन जाएगा, इधर भी प्लेन, बट इधर क्या है, ये कर्व है ना। अब जब इसको, अब मान लीजिए छोटे बच्चों के तो सिलेंडर के बारे में बताते हैं। अगर मान लीजिए क्लास 8 में यही चीज़ें बता रहे हैं या क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि बच्चों को जब बताएंगे कि क्या है सिलेंडर, तो कहेंगे सर सिलेंडर है, लेकिन इसका एरिया या हाइट कैसे क्या निकालेंगे। तो बच्चों को हमने बताया कि देखो बेटा, मैंने जो बताया था कि ये किस तरह का है, तो ये सर्कल जैसा है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, मैंने बताया था कि जो पेरीमीटर जो कोई सर्कल होता है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जो किनारे का मेजरमेंट जो रस्सी से जो आपने बताया था, वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि उसको हिंदी बोलते हैं। और उसको पेरीमीटर अदर शेप का जो होता है, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन है, जो लाइन सेगमेंट बनते थे उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है, इसको सी से दिखाते हैं। और ये जो रेशियो होता है इसका डायमीटर और सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर जो होता है, यही क्या होता है, पाई होता है। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पाई डी होता है। मीन्स ये जो लेंथ जो हम निकालेंगे, अगर इसका डायमीटर को पता है तो डायमीटर में अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ आ जाएगा। मीन्स अगर कहें तो इसका पूरे का जो लेंथ है वो क्या है, पाई डी। पाई डी है ना, और इसका हाइट मान लीजिए एच है, ये पाई डी है, और फिर इसका लेंथ हाइट है। अगर मान लीजिए सिलेंडर को यहाँ से काट दिया, तो काट दिए क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यानी कि अगर रेक्टेंगल बन गया तो जो सर्कुलर पार्ट था उसका लेंथ जो था यही है। तो ये सर्कुलर पार्ट जो है इसका तो ये पाई डी या 2 पाई आर भी बोलते हैं। तो ये 2 पाई आर जो हो गया, इसका क्या लेंथ हो गया, और जो हाइट क्या है, एच है। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। अब रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते थे हम लोग एल टू बी करते थे, एल टू बी करते थे ना। तो एल इसका क्या हो गया, 2 पाई आर, और हाइट कितना हो गया, एच। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर, और ये क्या हो गया, इसका एरिया, सरफेस एरिया जो हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, ये इसका रेक्टेंगल। तो हमको याद क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया याद करना है। और रेक्टेंगल से हम जान गए, एक सिलेंडर का भी एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना जान गए। तो चीजों को इससे जोड़ा है, तो इसमें जो है बच्चे काफी प्रभावित होंगे और चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद से है, तो इसके बाद से है गो एंड इनर हंट। मीन्स बच्चों के भावनाओं को समझकर, उनके उनकी एबिलिटीज को समझ करके, और उनको कोई भी चीज़ें बताएंगे। जैसा मैंने बताया कि जो लेवल 1 के जो बच्चे हैं उनको लेवल 1 का ही क्वेश्चन दिया जाए, और जो पहले तो उनको, जैसे हम कैसे क्लास में बैठे हैं, हम पढ़ाए बच्चों से पूछिए कि भाई किसी बच्चे को जो आपको लगता है कि वो कम समझ रहा है, उसको आप खड़ा करिए और आप खुद क्वेश्चन मत करिए। खुद क्वेश्चन करने पर बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो जो जानता है वो भी जल्दी बता नहीं पाता है। तो आप उसको खड़ा करिए और कहिए कि आप, तुम्हारे कौन मित्र हैं, वो बताएगा, और उधर जो वो भी कहे तो भी कोई। अब कहिए कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन इससे पूछिए, तो उसको भले ना समझ में आया कि आपने क्या पढ़ाया है, लेकिन टॉपिक कुछ उसको याद होगा। तो वो क्या बता रहा है उस बच्चे से, वो भी उसको रिप्लाई करेगा। तो जब वो आपस में जब बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये दोनों कितने जानते हैं, और हमने जो बताया है उसका कितना % इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जॉयफुल मैथमेटिक्स हम लोग बना सकते हैं, और बच्चों के मनोदशा को भी हम जानते हुए और उनको मैथ्स बता सकते हैं। इसके बाद है सर्वे। सर्वे मीन्स हम बीच बीच में बच्चों की जो है उसका आउटपुट लेते हैं। बीच बीच में जैसे उनकी करेक्शन करें, करेक्शन मान लीजिए करते हैं काम, तो करेक्शन करने से हमको ये पता चलता है कि कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो सभी बच्चों में होती है, जो समझ में नहीं आता है। जो कॉमन चीज़ें हैं
जैसे अक्सर ऐसे होता है कि मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, सबके साथ हो सकता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ पढ़ाए, कोई चीज़ थोड़ा हमने फ्लुएंटली बोल दिया तेज से, बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक, या कोई चीज़ मिस कर गया, कोई नहीं बता पाया और वही कहीं से आ गया, बच्चे लिखे हैं। तो इससे ये भी चीज़ से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई हुई कौन सी बातें सब अक्सर अधिक बच्चों में नहीं पहुँची। तो इसमें जो है सर्वे खुद का भी करें और बच्चों का भी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि मतलब बच्चे को किस तरह से क्या चीज़ें, और उसको फिर दोबारा हम रिवीजन करा करके दोबारा उस चीज़ को बता करके, और जो कमियां थी उसको हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, प्लेन इंटरनल समय पे एक्टिविटीज़, ठीक। और जो भी हम उनको जो है एक्टिविटीज़ जो करेंगे वो थोड़ा सा जो मॉडर्न है, थोड़ा सा नया तरीके का जो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो नए तरीके का जो चीज़ें हैं वही उन लोग को हम लोग बताएं, और फन एंड गेम्स जो मैंने बताया कि वही जो, अब मान लीजिए कि हम लोग गाँव में क्या गिल्ली डंडा वगैरह खेलते थे, वो भी एक काउंटिंग का साधन था। उसमें जो बच्चे जब खेलते थे तो कोई पहले होता था कि 10 बनाया, उसमें मेजरमेंट होता था, वो डंडा होता था, उससे हम लोग मेजर करते थे, ठीक। कोई बच्चा को जोर मार दिया, उसका 20 आ गया, अब वो जल्दी से गिरेगा, 20 और 5 25 हमारा हो गया पूरा, ठीक। और उसके बाद वो दिमाग लगाता रहता था कि कितना और बना दे, 100 पूरा है तो हम जीत जाएंगे, और जो भी होता था उसके बाद से हाँ हार जीत का निर्णय होता था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि हमने खड़ा करा दिया बच्चों को रेक्टेंगल में, जब हम कबड्डी खिलाने के लिए बच्चों, ठीक, वहाँ एक टीम बनाए, वहाँ भी काउंटिंग होती है। तो छोटे बच्चे मान लीजिए वो जो भी रन बना रहे हैं उसको काउंट कर रहा है, वो भी जो उसके अलावा भी सारे बच्चे काउंट करते हैं, क्योंकि सारे उत्साहित रहते हैं कि हमारी टीम कब जीत जाएगी, हमारी टीम जो हार रहा है, वो भी सारा बच्चे उसमें सोचता रहता है कि अरे कहीं कम तो है नहीं, एक आध और पॉइंट आ जाए, जाओ बढ़िया से करना, अच्छे से करना। वो जॉयफुल रहते हैं और उनको जिज्ञासा रहता है कि जल्दी जल्दी हमारा जो है रन आगे बढ़े ताकि हम लोग जीतें। तो जो चीज़ें होती हैं आउटडोर गेम्स से, गेम और एक्टिविटीज़ करा करके, और इस तरह से जॉयफुल मैथमेटिक्स हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद है मैथमेटिक्स एंड आर्ट। मैथमेटिक्स एंड आर्ट, मैथमेटिक्स एंड आर्ट। What is the role of mathematics in art? Maths can also be used to analyze artwork, particularly in painting art. Theorists have come up with the way of using math to analyze and offer a new levels of appreciation of artwork. Math is essential to inspiration, creation, and appreciation of artwork. Many might think of the maths as being very complicated. Means मैथमेटिक्स और आर्ट, मैथ्स भी एक कला है, मैथ्स स्वतः एक कला है, ये सीखना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं, तो ज्योमेट्री में सारी चीज़ें सर्कल बनाना, ट्रायंगल बनाना, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्यूब, क्यूबाइड्स, और भी जो फिगर बनाते हैं, ठीक, सेक्टर, और भी। तो ये एक आर्ट जो है, इसको बनाना, पेंटिंग करना। हम लोग बचपन में साड़ी किनारा बनाया करते हैं, रेक्टेंगुलर किनारा बना करके उसमें अलग तरीके से कलर बनाते थे। वो भी एक ज्योमेट्री बॉक्स काफ़ी उसमें उपयोग होता था, बच्चे अलग अलग तरीके से बनाते थे। तो मैथ्स कहीं ना कहीं काफ़ी रिलेटेड है। जब हम मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डिंग में जो भी डोम्स वगैरह ऊपर बनते हैं, ये सब का मैथ्स के ही कंसेप्ट होते हैं। तो अगर हम कहें तो कोई भी कला है, चित्रकारी हो या फिर मूर्ति कला हो या आर्किटेक्चर जो बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह या फूल वगैरह बन रहे हैं, इसमें 100% क्या मतलब 75% से 100% तक मैथमेटिक्स में लगा हुआ है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स जो है
आर्ट से रिलेटेड और मैथमेटिक्स आर्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी बच्चों से, जैसे हम लोग जो वो बच्चे खेलते हैं ना, क्या होता है, क्यूब होता है, वो भी वैसे ही। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन किसी बच्चे से एराइज किया, पूछा कि भाई मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ रिलेटेड है, ठीक है ना, आर्ट से कैसे कैसे, तो वो बताएगा कि सर्कल से, अगर सर्कुलर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो मैथ्स है, ठीक, ट्रेंगुलर बनाते हैं तो वो भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है आर्ट से रिलेटेड है, ठीक। व्हाट इज द, उसके बाद है व्हाट इज द मैथमेटिक्स इन आर्ट, व्हाट इज रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आर्ट, मैथमेटिक्स इन आर्ट्स। ठीक है, तो मैथ्स का आर्ट से क्या रोल है, ये मैथमेटिक्स। अब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे से हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जाए, राइट किए जाए, जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हो। जैसे मान लीजिए कि हम प्रथम सर थोड़ा बताइए, अगर मान लीजिए कि एक बंदर है और 15 मीटर का एक प्लेन जो है, सिलेंड्रिकल पिलर है, उस पर वो चढ़ रहा है, लेकिन हर बार एक मीटर वो फिसल जा रहा है, उसको क्योंकि बहुत स्लिप कर रहा है, स्मूथ है, तो कितने स्टेप में वो चढ़ रहा है, उससे हमें काउंट करना होगा। तो इस पे बच्चे काफी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछे बंदर का, बिल्ली का, -1, ठीक है ना, तो एड -1 तो इसमें पढ़िए, तो इसमें क्या मान लीजिए कि वो 15 मीटर का है, 1 स्टेप में वो 3 मीटर जाता है, 3 मीटर गया और 1 मीटर से नीचे आ गया, यानी एक स्टेप में 2 मीटर चढ़ेगा, तो 6 स्टेप पे पर चढ़ जाएगा, 12 6 में चढ़ा ना, और 7 में 3 मीटर, और लास्ट में तो नीचे जाएगा नहीं, तो ऊपर पकड़ लेगा, ठीक है। तो वो 7 स्टेप में अपनी वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए तो काफ़ी आनंदित होते हैं और क्लासेस में एक खुश का माहौल बना रहे, खुशी। और इसके बाद से है, इस तरह से हम आर्ट से मैथमेटिक्स को जोड़ सकते हैं। इसका मैथमेटिक्स एट लिटरेसी, मैथमेटिक्स एट लिटरेसी, ability to read and write means mathematics literacy is defined as an individual capacity of the formulates, employ and interpret mathematics in a varieties of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, procedure, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. Means जो मैथमेटिक्स लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, किसी भी चीज़ को हम रीड और राइट करना सीखो। बस इसका अगर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सब कुछ जानते हैं लेकिन उस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन उसको भेज दीजिए कि आप जाओ 100 ग्राम चीनी खरीद के लाओ, तो वहाँ वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको सब अब आप दे देंगे कि मान लीजिए 20 रुपये के जी चीनी है, 100 ग्राम का रेट बता, तो बता देगा, लेकिन वो जब वहाँ जाएगा कहीं तो उस चीज़ को नहीं बता। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बिहार में पढ़े लिखे हैं, यहाँ की भाषा में, अगर हम कर्नाटक चले गए तो यहाँ तो हम पढ़े लिखे हैं लेकिन वहाँ का लैंग्वेज कुछ और है, तो फंक्शनल इलिटरेसी हो जाएगा। मतलब कि इसको बोलते हैं फंक्शनल इलिटरेसी।
तो ये सारी चीज़ें ना रहे, बच्चों को इस योग्य बनाएं कि वो कहीं भी चीज़ों को समझे, जाने, मैथमेटिक्स को समझे, अपना रिलेशन मैथमेटिक्स से बनाए रहें और उस चीज़ का एप्लीकेशन अधिक से अधिक करें मैथ्स का। थैंक यू वेरी मच।